नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नज़र अब तक की हेडलाइन पर। चुनाव के 17 दिन बाद भी जारी है कांग्रेस का जीत का जश्न। सभी कांग्रेसी नेताओं ने एक साथ हॉली लॉज में किया लंच, एकजुटता का दिया संदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल हरोली विधानसभा के दौरे पर कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उपचुनावों में हुई हार पर बोले वन मंत्री राकेश पठानिया, कहा अति आत्मविश्वास से हारे उपचुनाव, अब एकजुट होकर 2022 की जीत में जुटी भाजपा। और 20 से 28 नवंबर को गोवा में होने जा रहा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद कांग्रेस अब एकजुट नजर आ रही है। आज हॉली लॉज में मंडी सांसद प्रतिभा सिंह ने अपने कांग्रेसी नेताओं और विधायकों के साथ लंच किया। इस दौरान सभी कांग्रेस नेताओं ने आने वाले चुनाव में अपनी जीत की दावेदारी ठोकी। हिमाचल में हाल ही में हुए उपचुनावों में मिली जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस वीरवार को एकजुट दिखी। मंडी संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह ने वीरवार को अपने निवास स्थान पर हॉली लॉज में कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायकों के लिए दोपहर का भोजन आयोजित किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इस दौरान लंच पर हॉली लॉज पहुँचे। सभी ने प्रतिभा सिंह को चुनाव में जीत की बधाई दी। तो वहीं इस लंच डिप्लोमेसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा हो रही है। इसे हॉली लॉज का शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है। लंच डिप्लोमेसी के बहाने कांग्रेस की एकजुटता आने वाले समय के लिए कई तरह के अहम संदेश दे रही है। तो वहीं लंच पर पहुंचे कई कांग्रेसी नेताओं ने जहां इसे सामान्य आयोजन बताया, तो कई नेताओं ने इस दौरान विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत खुशी का मौका है और साथ में थोड़ा मुझे इस बात का भी दुख है कि आज पहली बार हम यहाँ राज साहब के बगैर यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन ये तो नीति को जो मंजूर था, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। हमारे पार्टी के लोगों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि माहौल में, एक खुशनुमा माहौल में सब मिले हैं, आपस में जो है हल्की बातें हुई हैं। हालांकि कोई राजनीति की चर्चा नहीं हुई, लेकिन निश्चित तौर पे एक संदेश आज यहाँ से जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, एकजुट है। और जो बार बार भ्रांतियाँ हमारे जो विपक्षी हैं वो फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं गुट है या विघटन है, मुझे लगता है कि आज के बाद उनका मुंह जो है बंद हो जाए। जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, उसके बाद कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का एकता का परिचय दिया, तो उस संदर्भ में प्रतिभा सिंह जी ने अपना लंच रखा था। और उस लंच के संदर्भ में हम सब लोग जो विधायक थे, पूर्व विधायक जिनको बुलाया गया था, उस संदर्भ में सब लोग आए। क्योंकि जो भी चुनाव थे, चाहे वो 3 चुनाव अर्की का था, चाहे आपका फतेहपुर का था, चाहे आपका जुब्बल का था, मंडी का था, सब जगह हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सभी लोगों ने मिठाई खाई, खाना खाया, अपने साथियों से मिले। कुछ पुराने साथी जो पूर्व विधायक हमारे साथ रहे हैं, कुछ अभी जो चारों जीत के आए हैं, इन लोगों के जीत के जश्न में प्रतिभा सिंह जी ने यहाँ हॉली लॉज में लंच का आयोजन किया था। तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके। और टोटली नॉन पॉलिटिकल और टोटली जिसको बोलते हैं सोशल फंक्शन था आज। हमने आपको इन उपचुनाव से पहले कहा था कि कांग्रेस 4 सीटें जीतेगी, और उसी समय हमने आपको ये भी कहा था कि 2022 में पूर्ण बहुमत में से, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आप देखेंगे कि जनता का समर्थन कांग्रेस के साथ है, जनता का विरोध भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। मकसद कुछ नहीं था, सिर्फ हमारा परिवार है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता, सभी विधायक, युवा विधायक, पूर्व विधायक को हमने आमंत्रित किया था। क्योंकि एक जो है ये एक अच्छा मौका है, खुशी का मौका है। और ये जीत सिर्फ प्रतिभा सिंह जी की जीत नहीं है, सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी है। इसीलिए एक अच्छे माहौल को तैयार करने के लिए सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। और साथ ही ये जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एकता का भी हमने एक संदेश ज़रूर दिया है। और ऐसे संदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम सब एक हैं।
और इसीलिए आज यहाँ पे सब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उपस्थित था और हम मिलकर जो है वो आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सब अपना प्रयास करेंगे और 22 में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएंगे। कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं प्रदेश के, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया गया था। इसमें ऐसी कोई राजनीतिक चर्चा आज यहाँ पर नहीं हुई है। कांग्रेस के सभी नेता यहाँ पर मौजूद थे और एकजुट होकर के जिस तरह उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, उसी तरह से सब लोग इकट्ठा होकर के 2022 में ऐतिहासिक जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी की दर्ज करवाएंगे, ये सब ने प्रण लिया है। जिक्र योग है कि मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी यदि एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो जीत की राह आसान होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हॉली लॉज में अक्सर इस तरह के लंच और डिनर का आयोजन करते रहते थे। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद प्रतिभा सिंह व विक्रमादित्य सिंह द्वारा लंच का आयोजन किया गया। इसमें सभी नेताओं ने अपनी हाजिरी भरकर संदेश दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की है, उससे कांग्रेस में खुशी का माहौल है, लेकिन दुख है कि आज इस खुशी में राजा वीरभद्र की कमी खल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल हरोली विधानसभा के दौरे पर हैं। इस दौरान भाजपा ने वहां तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस मौके पर सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में पूरी तरह से चहुमुखी विकास करवाया है। हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास का श्रेय प्रदेश में बीजेपी सरकार के 19 साल के कार्यकाल को दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक विकास सहित कुछ अन्य बड़े विकासात्मक प्रोजेक्ट भिन्न भिन्न समय में बीजेपी सरकार के समय में ही प्रदेश में आए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। ऐसा डेवलपमेंट से संबंधित जो कांग्रेस बार बार डींगे हाँकती है कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस के जहाँ पर बोलने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, कभी एक बार कंपैरिजन एनालिसिस करना चाहिए। बीजेपी की गवर्नमेंट्स अभी तक हिमाचल प्रदेश में 74 साल में 18 साल रही है, 19वां साल पूरा हो रहा है हमारा दिसंबर में। 10 साल धूमल साहब के, 5 साल शांता कुमार जी के 2 बार और जयराम ठाकुर जी के 4 साल। अभी 5वां वर्ष शुरू हो रहा है 27 दिसंबर से। अगर आप लोग ऊना जिला का देखेंगे, मैं पूरी स्टेट में नहीं अभी जाना था, जिला के अंदर जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स आए वो भारतीय जनता पार्टी के समय पर आए। अगर आप देखेंगे तो इंडियन ऑयल का टर्मिनल, ऊना नेशनल हाईवे अप टू अम्ब 120 करोड़ रुपए का जो धूमल साहब ने शिलान्यास इंदिरा ग्राउंड के बाद किया था, आप लोग जनसभा में भी गए होंगे उसमें। वहीं सतपाल सत्ती ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के दौरे के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र ऊना सदर में लगभग 115 करोड़ की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो अगले कल मुख्यमंत्री जी ऊना विधानसभा क्षेत्र में 115 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शिलान्यास और भूमि पूजन कर रहे हैं और 50 ऐसी स्कीम हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, स्पोर्ट्स से, उसके साथ साथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमारा इरिगेशन और वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं, ऐसे अलग अलग स्कीमें हैं जल शक्ति विभाग के माध्यम से, उनका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ साथ हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग जी, हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी, हमारे पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर जी और जिला के समस्त विधायकों को हमने निमंत्रण दिया है। गौरतलब है कि आज जहां हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जिले को मिलने वाली सौगात के बारे में जानकारी दी, वहीं उन्होंने आने वाले समय में 700 करोड़ की लागत से एक और इंडियन ऑयल प्लांट सहित एक इथेनॉल के प्रोजेक्ट आने की पुष्टि की। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि यदि प्रदेश में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क आता है तो इससे 25 से 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।
और हिमाचल प्रदेश में आज से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। यह परीक्षाएं शिक्षा बोर्ड की टर्म 1 के तहत शुरू की गई हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं को 2 चरणों में करने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 9वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू हुई हैं तथा 20 नवंबर से मैट्रिक की परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। अभी जो पैटर्न है, एनुअल जो परीक्षाएं वार्षिक होती थी, अब 2 टर्म में करने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किया है। इसमें आज जो पेपर हो रहा है उसके लिए मैं बच्चों को बधाई देता हूं और सभी अच्छा करेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है। 9वीं, 11वीं और 12वीं का पेपर आज हो रहा है। 12वीं का पेपर इंग्लिश का पेपर है और 10वीं की 20 तारीख से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। और जितने बच्चे इसमें अपीयर हो रहे हैं, मैट्रिक में जो 20 तारीख को परीक्षाएं प्रारंभ होगी, उसमें अभी हमारे पास जो डाटा उपलब्ध है 90,687 विद्यार्थी इसमें अपीयर होंगे। +2 में 87,873 विद्यार्थी अपीयर हो रहे हैं। और जहां तक बात है 9th की, तो 9th में 92,075 विद्यार्थी जो डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार अपीयर होंगे। और 11वीं में 1,14,402 विद्यार्थी अपीयर होने जा रहे हैं। कोविड पॉजिटिव विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कोविड संक्रमित विद्यार्थी अगर सेंटर में आता है जहां छोटे बच्चे सभी ये 12वीं तक के बच्चे एग्जामिनेशन देने आते हैं, तो पैनिक वाली स्थिति हो सकती है, हड़कंप हो जाता है कई बार बच्चों को। तो हमने ये फैसला किया है कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पास ऐसा कोविड संक्रमण उनको हुआ है, ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास है, उसका प्रूफ है, तो प्रिंसिपल के माध्यम से वो हमें बताएंगे। ऐसे विद्यार्थियों का बाद में हम स्पेशल एग्ज़ाम लेंगे। नकल रोकने की सारी व्यवस्थाएं हैं। आप सभी जानते हैं कि एक यहाँ पर वॉल, इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्रिएट की जाती है, जिसके माध्यम से हम सर्विलांस करते हैं, ऑनलाइन सर्विलांस करते हैं कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन चला हुआ है। इसके अतिरिक्त फ्लाइंग की जो व्यवस्था पहले थी, वो सारी फ्लाइंग की व्यवस्था रहेगी। और उस फ्लाइंग की व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग भी हमें मिल रहा है, एजुकेशन विभाग के अधिकारियों का भी मिल रहा है, और साथ साथ बोर्ड की भी अपनी फ्लाइंग होगी, वो जाएंगे और देखेंगे। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि जो बोर्ड की फ्लाइंग जाएगी, ये बेनेवोलेंट फ्लाइंग रहेगी, यानी आग्रहपूर्वक सेंटरों में जाएगी। और 2 फ्लाइंग अगर किसी सेंटर में चली गई है तो तीसरी फ्लाइंग नहीं जाएगी। और जहां पहले हमने एक व्यवस्था की थी कि एक टेक्निकल इन्विजिलेटर की व्यवस्था रखी थी, तो हर एक स्कूल में एक टेक्निकल इन्विजिलेटर रहेगा। वो सारी ये ऑनलाइन व्यवस्थाएं देखेगा और पूरा रिकॉर्ड उसका रखेगा जब जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। यहाँ पर SOP को, जो कोरोना को लेकर के सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई हैं। बच्चों को जैसे सैनिटाइजर की व्यवस्था है, सारे बच्चे मास्क में आए, ऐसा व्यवस्था हमने की है। किसी बच्चे ने मास्क नहीं पहना तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, हमने अपने 100 के लगभग मास्क वैसे ही रखे हुए हैं। कोई बच्चा भूल जाता है या गायब हो जाता है तो हम उनको मास्क प्रोवाइड करते हैं। और इसमें बच्चों को एक डेस्क में एक ही बच्चा बैठाया गया है, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। और वैसे भी बोर्ड से भी 20 बच्चों के ऊपर एक इन्विजिलेटर की व्यवस्था करने को कहा है, तो वो सारी व्यवस्था हमने यहाँ पर की हुई है। और दूसरा, जो हमारे IDBing के 2 बच्चे हैं जो कि बोल नहीं सकते या कुछ लिखने में समस्या, उनके लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की है, तब वो वहाँ पर 2 बच्चे हैं वो पेपर दे रहे हैं। आज +2 इंग्लिश विषय की, इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है। और इसमें मेरे स्कूल के बच्चे हैं और दूसरा दयानंद प्राइवेट स्कूल है, उसके बच्चे हैं। और 118 के बच्चे इसमें हैं। वो 20 तारीख से आरंभ होगी जी। उनके गाइडलाइंस जो है वो पूरा जो टाइम टू टाइम SOP ऊपर से आती है कि कोरोना को लेकर के क्या अपने प्रिकॉशन रखनी है, कैसे क्या करना, वो सारी की सारी व्यवस्था हम इसमें किए हैं। और एजुकेशन बोर्ड की तरफ से भी फाइनेंशियली 1,000 रुपये की व्यवस्था की गई है पेपर्स में। बच्चों को जैसे हैंड सैनिटाइजर का है या दूसरी जो भी व्यवस्था उसको करने के लिए कहा गया है, तो वो हमने की हुई है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजन गोवा में आयोजन होने जा रहा है। ये फेस्टिवल 20 से 28 नवंबर के बीच करवाया जाएगा। इसमें पहली बार OTT प्लेटफॉर्म हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में दी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर तक
गोवा में आयोजित होगा और इस आयोजन में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भाग लेंगे। उनकी जो पॉपुलर सीरीज़ है उनमें के भी कुछ अंश वहाँ पर दिखाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-2 वर्षों में OTT प्लेटफॉर्म्स का उदय हुआ है, उससे कंटेंट क्रिएशन लोकल भी बहुत बढ़ा है और ये फिल्म फेस्टिवल में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स भी भाग लेंगे। इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये इस वर्ष इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी जी को और प्रसून जोशी जी को दिया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन हेमा जी को और क्लोजिंग के दिन प्रसून जोशी जी को। इसके अलावा जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उसमें भी 2 बड़े नाम, एक तो अमेरिकन फिल्म मेकर हैं, बहुत बड़ा नाम है मार्टिन स्कॉर्सेसी, और इसके अलावा जो हंगेरियन फिल्म मेकर हैं ये स्टीवन सजाबो, इनको दिया गया है। एक अमेरिकन फिल्म मेकर है, एक हंगेरियन फिल्म मेकर हैं, और दोनों ने ही अपने अवार्ड्स को लेने के लिए मंजूरी भी दी है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते वो व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाएंगे, लेकिन दोनों ने अवार्ड्स लेने के लिए अपनी सहमति जताई है। उपचुनाव में हुई हार पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार अति आत्मविश्वास के कारण चुनाव हारी है। इस हार से सबक लेते हुए भाजपा अब 2022 की तैयारी को लेकर आगे है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं JP नड्डा, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य वरिष्ठ नेतृत्व एकजुट होकर पार्टी को संभाले हुए हैं। उपचुनाव में हार के क्या कारण रहे, इन सब बातों को लेकर शिमला में होने वाली प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। अब जो धर्मशाला कांगड़ा ज़िला से रिलेटेड हमारे संबंध इश्यूज हैं, फॉरेस्ट में हमारा खुदराव का इशू जो है वो फॉरेस्ट से बहुत जुड़ा हुआ, जिम्मेदार से जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर 10 ईयर फेलिंग प्रोग्राम को रिड्यूस करके 5 ईयर पे लाने की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है केस, उसका फॉलोअप, उसके लिए मैं आज यहाँ पे आया था। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन साहब बैठ के कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को लेकर CM साहब ने निर्देश दिए थे कि उसके बारे में हम विस्तार से जो उसकी रूपरेखा तैयार करके दिल्ली चलें, उसके लिए भी आज हमारी बैठक हुई है और आगे एक बैठक और होने वाली है। और इसी तरीके से लेके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ इश्यूज़ हैं, उसके लिए आज हमने बैठना है। विभिन्न इश्यूज़ हैं धर्मशाला और कांगड़ा ज़िला से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बहुत से इश्यूज़ हैं, जिसके बारे में हम नई प्रोग्राम जो है, नई स्कीम्स आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से आने वाले 1-1.5 महीने में लॉन्च करेंगे, जिससे किसान को व्यवसाय में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और एक छोटा ज़िम्मेदार अपने पैर पे खड़ा होगा और सरकारी नौकरी नहीं ढूंढेगा। ऐसे बहुत से यूनिट्स हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं, उसकी समीक्षा भी ले रहा हूँ और उसकी बैठकें भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कांगड़ा के किस मुद्दे की अनदेखी की ये बात करते हैं, ज़रा मुझे कोई मुद्दे बताओ तो सही। आगे मुझे भी ये समझ लगती है आज तक कि किन मुद्दों की बात करते हैं, कि किन मुद्दों पे अनदेखी हो रही है। मुझे नहीं लगता कांगड़ा के किसी मुद्दे पे भी अनदेखी हो रही है। हम इतना बड़ा काम आम पे कर रहे हैं, इतना बड़ा काम हम एक्सपेंशन पे कर रहे हैं, इतना बड़ा काम हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे कर रहे हैं, इतना बड़ा काम हॉर्टिकल्चर के ऊपर कर रहे हैं, इतना बड़ा काम हम खुदराव जिम्मेदार के साथ कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया 5 साल जब इनकी सरकार थी, जब इनके यहाँ पे मंत्री थे, संतरी थे, इन्होंने क्या यहाँ पे कांगड़ा के लिए कोई बताएं कोई विशेष प्रोजेक्ट जो ये लेकर आए और हमने यहाँ से भगा दिया हो। ये केवल एक फोबिया बनाया गया है कि कांगड़ा की अनदेखी। मुझे समझ लगता है कि किस किस्म की अनदेखी की बात कर रहे हैं। सुधीर शर्मा की बात करें, जिसने चुनाव लड़ने से मना कर दिए, जिसकी पार्टी की सरकार की यहाँ पे जमानत जब्त होगी, आप उस सुधीर शर्मा की बात कर रहे हैं। क्या ये ऑपोजिस्ट लोग हैं जो राइट मूवमेंट का इंतजार करते हैं, जो अपने पार्टी के और अपने संगठन के वफादार नहीं हुए? आपके वफादार कहाँ से होंगे? सुधीर पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। नादौन में राष्ट्रीय रिवर प्रतियोगिता के बाद वहां पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार ने वहां 35 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं ताकि वहां आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।
विधानसभा क्षेत्र सोलन में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भाजपा पदाधिकारी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में भाजपा का गिरता ग्राफ और कार्यकर्ताओं की हो रही अनदेखी इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। पहले भी कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था और अब कुछ ही दिन बाद भाजपा को एक और झटका लगा है। इस बार ग्राम पंचायत कनेर की 2 पंचायतों के बूथ प्रभारी अपने साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कर्नल धनीराम शांडिल ने इन सभी भाजपा पदाधिकारियों का कांग्रेस परिवार में स्वागत किया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष संजीव ठाकुर, IT सेल प्रभारी मुकेश शर्मा, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद उपस्थित रहे। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए आधा दर्जन कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में स्वागत किया और भाजपा पर तंज कसा। ब्लॉक कंडाघाट की ग्राम पंचायत कनेर से जो पूर्व में प्रधान रही श्रीमती कमलेश शर्मा जी, उनके पति और इनके साथी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आज कांग्रेस पार्टी का दामन इन्होंने थामा है। इसके लिए मैं सभी को इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी की नीति को देखते हुए विशेष तौर पे हमारे यहाँ से महबूब नेता, पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक कर्नल शांडिल जी की स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि को देखते हुए और जो इनका कार्य करने की शैली है उसको देखते हुए आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, जिसके लिए मैं पुनः एक बार इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ में इन सभी साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि जो मान सम्मान इनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिला वो इनको कांग्रेस पार्टी में मिलेगा। वहीं बूथ अध्यक्ष और 2 पंचायतों के सह प्रभारी रहे कपिल शर्मा ने कहा कि वो पिछले 20 सालों से भाजपा के साथ थे, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं की पिछले काफी समय से अनदेखी हो रही थी, जिसके कारण उनके पंचायत का विकास नहीं हो पा रहा था और कार्यकर्ताओं की मांगों को दरकिनार किया जा रहा था। इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस का दामन थामने का फैसला लिया। जी नमस्कार, मेरा नाम कपिल शर्मा, ग्राम पंचायत कनेर रुगड़ा बूथ। तो मैं इससे पहले वहाँ पे बूथ अध्यक्ष रहा, अपना सह प्रभारी 2 पंचायतों से। तो पिछले लगभग 20 सालों से हम बीजेपी के साथ जुड़े रहे, तन मन धन से हमने कार्य किया। परंतु जिस लेवल पे एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी से उम्मीद करता है, उस तरह से हमें कभी भी पार्टी की तरफ से सहयोग नहीं मिला। लोगों के कोई भी कार्य जो है नहीं किए गए और हमारी अनदेखी की गई। इस वजह से हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो इतने टाइम से हमारे अपने छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे जो मुद्दे रहे हैं, वो कोई भी कार्य जो है हमारे सिरे नहीं लगे। पिछले 5 साल से मेरी मिसेज प्रधान रही, तो उसमें भी हमारे को कोई भी पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिला। तो इसलिए हमने पार्टी को छोड़ दिया है। हमारे टोटल ये काम कोई भी नहीं हुए पिछले 5 सालों में। हमारे मैक्सिमम 2 से 3 लाख रुपए सिर्फ हमारे को, उससे ज़्यादा तो हमें शांडिल जी ने पिछले 5 सालों में उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए हमारे पंचायत को दिए हैं। छोटे से छोटे काम भी नहीं हो पाते जी। मतलब बीजेपी अब इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है कि छोटे कार्यकर्ता तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं है। पिछले 20-22 सालों से हमने तो तन मन धन से काम किया है और अब लास्ट में जब यहाँ आने का मन बनाया तो यहाँ भी तन मन धन से काम करेंगे और वो रिजल्ट पे पता चलेगा। इससे पहले हमारे बूथ से 228 वोटों की लीड रही है बीजेपी के लिए हमारे बूथ से, तो वो 2022 अगले साल में रिजल्ट सामने होगा। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि भाजपा अब बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, उन्हें छोटे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके बूथ से पहले भाजपा को 228 मतों की लीड रही है, लेकिन अब 2022 में भाजपा को इसका जवाब दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में मेरे साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।